गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर बातचीत करते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं मुगल साम्राज्य तक। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग मुगल साम्राज्य पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की। तो मुगल साम्राज्य, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1526 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। तो मुगल साम्राज्य 1526-1707। तो पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और चुगताई तर्क जलालुद्दीन बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर खानदेश बाबर ने 3 शताब्दियों से सत्तारूढ़ तुर्क अफगानी सुल्तानों की दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलट दिया और मुगल साम्राज्य और मुगल सल्तनत की नींव रखी। गुप्त वंश के पश्चात मध्य भारत में केवल मुगल साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य था जिसका एकाधिकार हुआ था। तो याद रखेंगे, पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल, तो पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और चुगताई तुर्क जलालुद्दीन बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस पराजय के कारण खानदेश पर बाबर ने 3 शताब्दियों से सत्तारूढ़ जो अफगानी सुल्तान थे उनकी दिल्ली सल्तनत के तख्ते को पलट दिया और मुगल साम्राज्य और मुगल सल्तनत की नींव रख दी और मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया और साथ ही साथ मुगलिया सल्तनत की नींव भी रखी। और गुप्त वंश के पश्चात मध्य भारत में केवल मुगल साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था। यदि गुप्त वंश के बाद देखें तो मध्य भारत में केवल मुगल साम्राज्य ही क्या था, ऐसा साम्राज्य था जिसका एकाधिकार हुआ। तो मुगल साम्राज्य गुप्त वंश के पश्चात मध्य भारत में ऐसा साम्राज्य हुआ जिसका एकाधिकार था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे और ज़्यादातर जो मुगल शासक थे वो कौन थे? तुर्क थे और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। तो जो मुगल शासक था वो 17वीं शताब्दी के अंत तक और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं सदी के मध्य से ही समाप्त हुआ। और 19वीं सदी के मध्य से ही क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये मुगल वंश का संस्थापक बाबर और जो अधिकतर मुगल थे वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। और मुगल वंश ने 17वीं शताब्दी के अंत तक और लगभग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ शुरुआत तक था और 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड था। और इस तरह से दोस्तों 1565 में मुगल साम्राज्य इतना था। उसके बाद मुगल एम्पायर 1601 में बड़ा हो करके इतना पूरा क्षेत्र ये कवर कर लिया। उसके बाद ये बढ़ता ही चला गया। 1650 में ये और बड़ा हुआ। और उसके बाद मुगल एम्पायर 1707 का ये वाला है, जिसमें दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे जो है तो हिंदुस्तान पर क्या था? मुगलिया एम्पायर का राज था। और फिर मुगल एम्पायर 1772 में पुनः एकदम सिकुड़ करके उत्तर भारत में थोड़ी सी जगह में सिकुड़ करके रह गया। तो इस तरह से ये क्रमशः 1565, 1601, 1650, 1707 और 1772 का मैप सेक्शन है जो कि दिखा रहा है
कि कैसे मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई और किस तरह से उसका विकास हुआ और कैसे अंत में वो जो है तो एक छोटी सी जगह तक सिकुड़ करके रह गया और अंत में उसका समापन हो गया, अंत हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाबर 1526-1530 ईस्वी के टाइम पीरियड पर कि उसने कैसे जो है तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी और किस तरह से उसने यहाँ पर अन्य कार्यों को संपादित किया। तो चलिए दोस्तों, देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो बाबर का जन्म छोटी सी रियासत फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ था। तो जो बाबर था इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म फरगना में हुआ था। फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ था। फरगना वर्तमान का उज्बेकिस्तान वाला एरिया, जहाँ पर 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। वर्तमान में क्या है? वो उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बना और बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही क्या हुआ? फरगना का शासक बन गया। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने भेजा था। तो बाबर को क्या था? जो भारत आने का निमंत्रण था वो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने भेजा था। तो इस तरह से इन लोगों ने उसको भारत आने का निमंत्रण भेजा। तो इस तरह से उसको जो है तो दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी के द्वारा निमंत्रण भेजा गया। दौलत खान लोधी क्या था? पंजाब का सूबेदार था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। दूसरा जो उसका युद्ध था वो खानवा का युद्ध था। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई 17 मार्च 1527। और चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 तीसरा युद्ध था उसका, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। तो इस तरह से बाबर द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे उनमें पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। तो पानीपत का जो युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ और इसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजेता हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई। इस तरह से ये क्या थे? बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। अब नोट देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था। तो ऐसा नहीं था कि जो पानीपत का पहला युद्ध था उसी में बाबर ने पहली बार क्या किया? भारत पर आक्रमण किया और यहाँ जीत हासिल की। उससे पहले भी उसने क्या किया था? 4 आक्रमण कर लिए थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था, जिसमें उसने इब्राहिम लोधी को हराकर विजय प्राप्त की थी। जिसमें उसने क्या किया था? इब्राहिम लोधी को हराया था और विजय प्राप्त करी थी। उसकी विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेना प्रतिनिधित्व था। तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? उसका तोपखाना था और साथ ही साथ कुशल सेना का
जो प्रतिनिधित्व कुशल सेना जो था उसका प्रतिनिधित्व करना था। भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर के द्वारा ही किया गया है। तो बाबर के द्वारा ही पहली बार भारत में क्या किया गया, तोप का प्रयोग किसी युद्ध में किया गया। पानीपत के इस युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, का प्रयोग किया था। तो वह कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। तो पानीपत के युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने क्या किया था, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। तो किस युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने क्या किया था, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था? तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। अपनी इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा गया, और पानीपत के प्रथम युद्ध में वो खुशी होकर के जब वहां के प्रत्येक निवासियों को, काबुल के प्रत्येक निवासियों को क्या किया, एक चांदी का सिक्का दान में दिया। तो इसी कारण से इसी उदारता के कारण इसको क्या कहा गया, कलंदर भी कहा जाता था। तो कलंदर भी इस कारण से इसको कहा गया। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उनके शासकों को दिल्ली शासकों, सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू किया। तो बाबर ने क्या किया, दिल्ली के पतन के बाद जब क्या किया, दिल्ली सल्तनत को जीत लिया, जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और वहां पर मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई, तो दिल्ली शासकों के सुल्तान कहे जाने की जो परंपरा थी उसको उसने समाप्त करके स्वयं को, अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू किया। तो स्वयं को बादशाह कहलवाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो बाबर था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर हुआ था। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था वो कहाँ हुआ, राणा सांगा के विरुद्ध हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। आगरा से 40 मील दूर खानवा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने एक और उपाधि धारण की, जिसको गाजी के नाम से जाना गया। इस युद्ध के लिए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया, और इस युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। साथ ही मुसलमानों पर लगने वाले कर तमगा की समाप्ति की घोषणा की, और जो मुसलमानों पर लगने वाला कर था तमगा, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। यह एक प्रकार का व्यापारिक कर था। राजपूतों के विरुद्ध इस खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण, राजपूतों के विरुद्ध इस खानवा के युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो बाबर द्वारा भारत में ही रुकने का निश्चय था, कि भारत अब बाबर में क्या चाहता था, रुकना चाहता था, अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। इस कारण से उसने क्या किया था, राजपूतों के विरुद्ध खानवा का युद्ध किया। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। बाबर ने फिर क्या किया दोस्तों, अगला जो आक्रमण था वो चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर था। और कब था? तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी में मेदिनी राय पर आक्रमण किया, और यह विजय बाबर को मालवा जीतने में सहायक रही। तो इसी विजय के कारण बाबर जो है तो मालवा को जीतने में जो है तो सक्षम हुआ। इसके बाद बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को हरा दिया था। तो बाबर ने क्या किया था, बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को हराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का निर्माण किया था। तो बाबर ने क्या किया था, अपनी आत्मकथा का बाबरनामा, अपनी आत्मकथा जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया था, जिसे तुर्की में तुझके बाबरी कहा जाता है। तुर्की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तुझके बाबरी कहा जाता है, जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा चागताई तुर्की में लिखा। तो बाबर ने क्या किया था, अपनी मातृभाषा, माँ की भाषा में चुगताई तुर्की में, अपनी माँ की भाषा चुगताई तुर्की में
लिखा है, इसमें बाबर ने क्या किया, तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण दिया है। बाबर ने क्या दिया है, तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण दिया है, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेबरिज द्वारा किया गया। श्रीमती बेबरिज द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेबरिज द्वारा किया गया और फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय तत्कालीन विजयनगर के शासक को समकालीन भारत का शक्तिशाली राजा कहा है। तो जो उस टाइम का क्या था, विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था, उसको बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उस टाइम के समकालीन भारत का शक्तिशाली राजा कहा है। साथ ही 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजाओं मेवाड़ और विजयनगर का ही जिक्र किया है। तो 2 हिंदू राजाओं मेवाड़ और विजयनगर का ही क्या किया, जिक्र किया है। बाबर ने रिसाल उस सजे की रचना की थी, जिसे खत बाबरी ए भी कहा जाता है। बाबर ने एक तुर्की काव्य संग्रह दीवान का संकलन भी करवाया था। तो बाबर ने और क्या किया था, तुर्की काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया था। बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास भी किया था। तो ये प्रश्न बन चुका है कि किस मुगल शासक के द्वारा मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया गया था। तो याद रखेंगे, बाबर ने क्या किया था, मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया था। बाबर ने संभल और पानीपत में मस्जिद का निर्माण भी करवाया। तो संभल और पानीपत में क्या किया, इसने मस्जिद का निर्माण कराया। साथ ही बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिरों के बीच 1528 से 1529 के मध्य एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसी ने क्या किया था, अयोध्या में मंदिरों के बीच में क्या किया था, 1528 से 1529 के बीच में बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से कालांतर में जाना गया। और उसी जो है तो बाबरी मस्जिद का विवाद था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष क्या किया है, उस पर निर्णय सुनाया है। तो इस तरह से बाबर का क्या था, जो सेनापति था मीर बाकी, उसी ने क्या किया था, अयोध्या के मंदिरों के बीच में क्या किया था, एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण कराया था। और बाबर ने क्या काम किया, तो बाबर ने आगरा में क्या किया, एक बाग का भी निर्माण कराया, जिसे नूर अफगान ए कहा जाता था, जिसे वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में आराम बाग, और उस टाइम पर उसको नूर अफगान ए कहा जाता था। तो बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण कराया, जिसे आराम बाग वर्तमान में कहा जाता है, और उस टाइम पर उसको नूर ए अफगान कहा जाता था, जिसमें 4 बाग शैली का प्रयोग किया। और इसमें क्या किया गया है, 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। यहीं पर 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया था। तो यही जो क्या था, आराम बाग था, यहीं पर 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया था। परंतु कुछ समय बाद बाबर के शव को उसके द्वारा ही चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो बाबर का शव था, मतलब मृत शरीर था, उसको जो है तो बाबर के चुने गए स्थान काबुल में क्या किया गया, दफनाया गया था। बाबर के 4 पुत्र हिंदाल, कामरान, अस्करी और हुमायूं थे। तो याद रखेंगे, बाबर के 4 पुत्र थे, हिंदाल, कामरान, अस्करी, हुमायूं, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो जो भी क्रम आपको ठीक लगे उस क्रम से आप लोग याद कर लें। हिंदाल, कामरान, अस्करी, हुमायूं, 4 पुत्र थे, हिंदाल, कामरान, अस्करी, हुमायूं, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। फलस्वरूप बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं अगला मुगल शासक बनता है। तो बाबर के इन 4 पुत्रों में हिंदाल, कामरान, अस्करी, हुमायूं में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं क्या था, ज्येष्ठ पुत्र था। फलस्वरूप जो बाबर की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका जो बड़ा पुत्र था हुमायूं, वो अगला मुगल शासक बनता है। खानाबदोश मानवों का ऐसा समुदाय या समूह जो एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहते हैं, खानाबदोश कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, ऐसे टर्मिनोलॉजी आपसे 3 मार्कर में पूछी जाएंगी एग्जाम में। तो जैसे आपको लिख देगा कि खानाबदोश,
तो आपको क्या करना होगा, 15 से 20 शब्दों में इनका उत्तर देना होगा। तो जब आपको एकदम टू दी पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि मानवों का ऐसा समुदाय या समूह जो एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहता है, निरंतर क्या करता रहता है, घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, खानाबदोश कहा जाता है। आगे है जिहाद। जिहाद क्या है, तो इस्लाम की रक्षा के लिए किए जाने वाले धर्म युद्ध को जिहाद कहा जाता है। तो इस्लाम की जो रक्षा करने के लिए धर्म पूर्वक जो युद्ध किया जाता है उसको जिहाद कहते हैं। बाबरी मस्जिद, यह एक विवादास्पद घटना है। बाबरी मस्जिद क्या है, विवादास्पद घटना है जो कि वर्तमान में भी विवादों में थी, लेकिन अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद से विवाद समाप्त हो गया है और इस घटना ने दो धर्मों के मध्य झगड़े को पैदा किया। और ये जो घटना थी इसने क्या किया था, दो धर्मों के मध्य झगड़े को पैदा किया। अयोध्या में राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद, इसको लेकर वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, निर्णय दिया है और निर्णय जो है तो आ भी चुका है अक्टूबर 19 में। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे, बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा बनवाई गई थी, मंदिरों के बीच में बनवाया गया था उसको। तो अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति, अगर बाबर न आता तो भारत कैसा होता, थोड़ा सा इस तरह से प्रश्न जो है तो आपसे मीन्स में बनते हैं कि यदि मध्यकाल में बाबर जैसा जो है तो आक्रांता भारत न आता तो भारत कैसा होता, तो विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते, उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो अगर बाबर क्या है, भारत नहीं आता तो जो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग हैं वो फीके रहते, भारत की संस्कृति उतना विकसित न हो पाती और उसके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामले में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो यदि देखें तो जो मुगल थे उन्हीं ने क्या किया था, भाषा, संस्कृत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण योगदान को निभाया और भारत में इन सभी को बढ़ाने में उसने बहुत योगदान दिया। अब बाबर के बारे में कुछ बातों पर एक नज़र के रूप में देख लेते हैं। हरबंश मुखिया कहते हैं कि यह आम गलतफहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई सौ साल तक नहीं मिलता। हरबंश मुखिया क्या कहते हैं कि यह आम लोगों की क्या है, गलतफहमी है कि अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद थी उसको बाबर ने बनवाया था। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई सौ सालों तक नहीं मिलता है। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी। बाबर ने क्या किया था, 1526 में पानीपत प्रथम लड़ाई की जीत की खुशी में क्या किया था, पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी जो आज भी वहीं पर खड़ी हुई है, जो कि क्या है वर्तमान में भी वहीं पर खड़ी हुई है। इस तरह की देखिए दोस्तों ये मस्जिदें हुआ करती थी उस टाइम की। बाबर दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा उनके जीवन की नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। और जो बाबरनामा है वो बाबर की जीवन के नाकामियों की और कामयाबियों से भरी पड़ी है। हरबंश मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। उज्बेकिस्तान उन्हें पसंद था, उन्हें समरकंद करने का जुनून सवार था। तो हरबंश मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, हासिल करना चाहिए। उज्बेकिस्तान उन्हें समरकंद करने का जुनून सवार था और उन्हें क्या था, समरकंद करने का जुनून भी सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, समरकंद जगह का नाम है। तो समरकंद पर उसने क्या किया, 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वे समरकंद का राजा बने होते तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचते। तो बाबर क्या था, समरकंद नहीं जीत पाया था, 3 बार उसने वहां पर कब्जा किया, लेकिन वहां पर वो अस्थायी जो है तो साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। यदि वो क्या करता, समरकंद का राजा बन जाता तो शायद काबुल और भारत पर राज करने का कभी नहीं सोचता।
तो इस तरह से भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उसके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज़्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को है। तो उज़्बेकिस्तान जो है वहाँ बाबर को वही दर्जा हासिल है जो कि भारत में अकबर को मिला है। उनकी किताब के कई शब्द भारत में आम तौर से प्रचलित हैं। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। प्रोफेसर हरबंस मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। तो आज भी क्या है, भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1530-40 में राज करने वाले मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा है कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों से पाक करने के लिए एक फरमान भी क्या किया था, जारी किया था। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फारसी और उर्दू के हैं। तो एक सलाहकारी ने उनको क्या बताया कि हुजूर, जो आप फरमान जारी करते हैं, जो आपके आदेश होते हैं, उनमें इस्तेमाल किए गए 40% जो शब्द हैं वो फारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली दो बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक बाबर थे। तो दो बड़ी हस्तियों में एक क्या थे, बाबर थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर अब भारत में तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। बाबर क्या था, भारत में तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और अब तक बाबर का सिंहासन कंधार से बंगाल की सीमा के साथ राजपूत रेगिस्तान और रणथंभौर, ग्वालियर और चंदेरी के किले समेत दक्षिण भारत की सीमा के अंदर सुरक्षित हो चुका था। हालांकि कोई स्थगित प्रशासन नहीं था, केवल झगड़ा करने वाले प्रमुखों की एक कंजरी थी। मुगल शासन ने अपना साम्राज्य का विस्तार तो कर लिया था, लेकिन अभी भी उसे शांत और संगठित किया जाना था। यह एक अनिश्चित विरासत थी जिसे बाबर की मौत के बाद उसके बेटे हुमायूं को सौंप दी गई। तो क्या था, जो उसने साम्राज्य खड़ा किया था वो क्या था, एक अनिश्चित विरासत थी जिसे बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को सौंप दिया गया था। तो इस तरह से बाबर का टाइम पीरियड समाप्त होता है और आगे हुमायूं 1530-1556 आता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल वंश के शासन पर बैठा। बाबर के चारों पुत्र कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं क्या था, सबसे बड़ा बेटा था बाबर का। हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन भाइयों में किया था। हुमायूं क्या था, ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया था। उसने कामरान को काबुल और कांधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर प्रदान किया। तो कामरान को क्या किया था, कैसे कामरान को काबुल, कंधार और अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर प्रदान किया था। तो अस्करी को अलवर नहीं संभल दिया था और हिंदाल को संभल न दे करके अलवर दिया था, याद रखेंगे इस तरह से। तो उसने कामरान को काबुल, कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर प्रदान किया था। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे। हुमायूं के क्या थे, सबसे बड़े शत्रु कौन थे, अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्नशील थे। क्योंकि वो क्या थे, बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे अफगान जो थे। हुमायूं का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफगान नेता शेर खान था। और जो हुमायूं का क्या था, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, विरोधी था, वो कौन था, अफगान नेता शेर खान था, जिसे शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था। तो हुमायूं का जो अफगान से पहला मुकाबला था वो 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। और इस संघर्ष में हुमायूं क्या था, सफल रहा। हुमायूं क्या था, सफल हुआ था। 1532 में हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर घेरा डाला। और क्या किया, 1532 में ही हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर घेरा डाला और इस अभियान में शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां के साथ अफगान टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी थी। तो इसमें जो चुनार पर हुमायूं ने घेरा डाला था शेर खां के चुनार किले पर, तो उसमें भी क्या था, हुमायूं की अधीनता को शेर खान ने स्वीकार किया था। अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक अफगान टुकड़ी को मुगलों की सेवा में भेजा था।
1532 में क्या हुआ था? 1532 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना करी थी। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया था? दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना करी। 1535 ईस्वी में उसने बहादुर शाह को हराकर गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की। तो 1535 ईस्वी में उसने क्या किया था? बहादुर शाह को हरा करके गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की। शेर खां की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने 1538 में चुनारगढ़ के किले पर दूसरा घेरा डालकर उसे अपने अधीन कर लिया। तो शेर खां की जो क्या थी, शक्ति जैसे बढ़ रही थी, तो उसकी बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए क्या किया था? हुमायूं ने 1538 में चुनारगढ़ के किले पर दूसरा घेरा डाल करके उसे अपने अधीन कर लिया था। और 1538 ईस्वी में क्या हुआ? हुमायूं ने बंगाल को जीतकर मुगल शासक के अधीन कर लिया। तो 1538 ईस्वी में क्या किया था? हुमायूं ने बंगाल को जीता और उसको मुगल शासन में मिला लिया। बंगाल विजय से लौटते समय 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। और शेर खां ने क्या किया? हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया। शेर खां ने 17 मई चौसा के युद्ध 1539 26 जून याद रखेंगे, बंगाल विजय से लौटते समय 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर खान ने, किस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ? तो याद रखेंगे, चौसा के युद्ध 1539 26 जून 1539 को जो चौसा का युद्ध हुआ शेर खान और हुमायूं के बीच, उसमें हुमायूं क्या हुआ? बुरी तरह से पराजित हुआ। शेर खान ने 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर बैठा। तो शेर खान ने क्या किया? 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध में क्या किया? पुनः हुमायूं को पराजित किया। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में फिर से हराया और क्या हुआ? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं को मजबूर होकर भारत से भागना पड़ा और हुमायूं को मजबूरी बस क्या हुआ? भारत छोड़ करके यहाँ से बाहर वापस भागना पड़ा। 1544 में हुमायूं ईरान के शाह तहमस्प के यहाँ शरण लेकर पुनः युद्ध की तैयारी में लग गया। और 1544 में वो भागते भागते कहाँ पहुंचा? ईरान के शासक शाह तहमस्प के शरण में पहुंचा और वहीं पर फिर से क्या किया? उसने युद्ध की तैयारी की। 1545 में हुमायूं ने कामरान से काबुल और गंधार छीन लिया। काबुल और जो कांधार था उसको 1545 में हुमायूं ने कामरान से छीन लिया। और 15 मई 1555 को मच्छीबाड़ा तथा 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से अधिकार किया। तो 15 मई 1555 को मच्छीबाड़ा तथा 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को, जो कि अफगान शासक था, उसको पराजित किया और पुनः इसने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 23 जून 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ और 23 जून 1555 ईस्वी को पुनः क्या होता है? हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। परंतु अगले ही वर्ष 27 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से 27 जनवरी 1556 को ही क्या हुआ? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे, मुगल साम्राज्य का वह शासक जो कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो कौन था? हुमायूं था। लेनपोल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। तो याद रखेंगे, लेनपोल इतिहासकार हैं, इन्होंने हुमायूं के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान को दे दिया। तो ये कथन लेनपोल नामक इतिहासकार का है, जो कि हुमायूं के बारे में है। बैरम खां हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था। और बैरम खां क्या था? हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासन तथा पुनः सिंहासन प्राप्त करने में हुमायूं की मदद की थी। तो इसने क्या किया था? निर्वासन और फिर से राज सिंहासन प्राप्त करने में क्या किया था? हुमायूं की मदद करी थी। तो इस तरह से याद रखेंगे, बैरम खां क्या था? हुमायूं का योग्य और वफादार सेनापति था। अब दोस्तों आगे की बातचीत हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग शेरशाह सूरी 1540 और उसके 1545 के टाइम पीरियड को देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।